जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू खान ग्लोबल स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके साथ में मेरा। ये सेशन जो रहेगा लगभग 15 से 20 मिनट का रहेगा। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ विल यू गेट योर प्रिसिजन। प्रिसिजन मतलब होता है एक्यूरेसी, मतलब कैसे अपने इंग्लिश का जो पेपर आपका एनडीए का आता है, इसमें आप अपनी एक्यूरेसी के साथ में अपना पेपर करेंगे और अपने जो मार्क्स हैं, जो मिनिमम कट ऑफ आपको चाहिए या इवन मेरिट है, उसको आप मीट करेंगे। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, जो आप अपना इंग्लिश का पेपर करते हैं, इसमें आपको दिक्कत कहाँ पे आती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि कुछ क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते हो, कुछ क्वेश्चन आप समझ जाते हो लेकिन आपको डर लगता है आंसर करने में, क्योंकि आपका माइंड डबल माइंडेड हो रहा होता है। आपको दो तरह के आंसर दिमाग में आ रहे होते हैं। इसका भी सोल्यूशन आज दूंगा मैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, सब प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी तो आपने बता दी थी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर एनडीए। लेकिन अब आपको मैं आज इस वीडियो के थ्रू ये बताने जा रहा हूं दैट हाउ विल यू गेन प्रिसिजन ओवर गेस वर्क। आपका पेपर खराब होने का मेन कारण होता है गेस वर्क। देखो, कई बार होता है कि आप फ्लूक्स लगाते हो, तुक्के लगाते हो। आप हमारे पास जो वीकली टेस्ट होते हैं, आप वीकली टेस्ट में जब अपेयर करते हैं ऑफलाइन मोड में, तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स आप कितने सारी गलतियां करते हैं उसके अंदर। आपको मैंने लगातार क्लास में बताया हुआ है, हम सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको बताते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको ना नेगेटिव मार्किंग जो होती है, जो एरर्स होती हैं आपकी, इनसे आपको बचना है। इट इज बेटर टू लीव अ क्वेश्चन इफ यू डोंट नो द आंसर। लेकिन अंदर से मन करता है नहीं, चलो उसको मैं हिट कर देता हूं, क्या पता मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, क्या पता मेरा सही हो जाए। तो बेटा, आज हमारा डिस्कशन रहेगा ऑन दिस पॉइंट ओनली, हाउ विल यू ओवरकम योर इमोशंस एंड यूज योर कॉमन सेंस इन योर एग्जामिनेशन पेपर। मतलब कैसे अपने अंदर आप एक कॉन्फिडेंस जगाओगे कि आप वही क्वेश्चन करो जो आपको आता है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है। और एक कॉन्फिडेंस ये भी होना चाहिए कि सर मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे को डाउटफुल लग रहा था या रिस्की क्वेश्चन था, मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा डिस्कशन होगा हमारे पास। लगातार वीडियो को देखिएगा, बनते रहिएगा लगातार। और ये कहूंगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारे पास डिस्कशन होगा, दैट मींस व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर एनडीए 1 2026 वेयर वी हैव टू फोकस ऑन प्रिसिजन ओवर गेस वर्क, कि हमें कैसे एक्यूरेसी लानी है, गेस वर्क को छोड़ देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है बेटा, ये आपका एक माइंडसेट होता है, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूँ जो प्रिसिजन आता है गेस वर्क के ऊपर, जो गेस वर्क है ये भी एक आपका माइंडसेट है, और जो आपके पास प्रिसिजन है, जो एक्यूरेसी है, ये भी आपकी एक सटीकता, जो इसको हम हिंदी में कहते हैं, ये भी आपका एक माइंडसेट ही होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है कि एनडीए इंग्लिश इज नॉट अबाउट ब्रिलियंस। यहाँ पे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो उनको जो कहते हैं मेधावी हो, बिल्कुल टॉपर्स हो। नो, ऐसा नन से बिल्कुल निकाल दो कि आप वीक स्टूडेंट हो तो आप एनडीए क्लियर नहीं कर सकते हो। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरह से अपना एनडीए स्कोर क्लियर करता है कंपेयर टू दोस्त जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, कई बार वो भी रह जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट ब्रिलियंस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। यहाँ पे जो एनडीए आपका जो पूरा कोर्स है, जो आपका एग्जाम है, आप ऑफलाइन मोड में भी देखते हैं, ऑनलाइन मोड में भी मेरी क्लासेस में आप मेरे साथ अटेंड करते हैं, जब देखते हैं, इवन यूट्यूब पे आप जब आते हैं तो आप देखते हैं वहां पे हम लोग डिसिप्लिन की बात ज्यादा करते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इट्स नॉट अबाउट कि वहां पे ब्रिलियंस होने चाहिए, कॉमन सेंस, एजुकेशन, हाई फाई अपने मार्क्स आने चाहिए, 90% आने चाहिए तो एनडीए करोगे, ऐसा बिल्कुल मत मानना, ठीक है। तो देखो, इट्स अबाउट बेसिकली नॉट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू मेक बट हाउ मेनी यू गेट राइट। मतलब ये बनता है कि यहाँ पे सिलेक्शन किसके आधार पर होता है। एनडीए में सिलेक्शन होता है कि कितने आंसर आपने उस दिन एग्जाम में सही लगाए। मतलब ये नहीं होता कितने अटेम्प्ट करे। अटेम्प्ट करने को तो मैं 50 में से 50 अटेम्प्ट करके आ जाऊं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट करना काफी नहीं है, उन अटेम्प्ट्स में आपने कितने सही करे, दैट इज द मेन कंसर्न, ठीक है। तो यहां पे आता है कि नॉट हाउ मेनी यू अटेम्प्ट बट हाउ मेनी यू गेट राइट। यहां पे जो सही वाला वर्ड है, जो हाउ मेनी यू गेट राइट, हाउ मेनी आंसर्स आर करेक्ट, इस पर आपको मेन ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपसे देखो डिस्कशन रहेगा पूरा, आपको मैं इसके ऊपर पूरा बताऊंगा कि यहाँ पे कमजोरी विषय में नहीं है, कमजोरी कहने के तैयारी करने के तरीके में है। या फिर तैयारी भी अगर आपकी अच्छी हुई है तो कहीं ना कहीं पेपर के अंदर आप जो घबरा जाते हो एकदम से देख करके और जल्दबाजी में आपको लगता है कि मैं सारे आंसर टिक मार्क लगा दूं, तो वो चीज को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, इस पे काबू बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे आपके पास जो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। ये आपका एक हथियार, एक स्कोरिंग वेपन है। अगर आप अपना जीएटी की बात करते हैं, उसमें अगर आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आप मेरिट के, ओवरऑल मेरिट के बहुत पास पहुंच जाते हैं। क्वालिफाइंग तो बहुत छोटी बात हो जाती है, आप मेरिट में आ जाते हैं, आप एआईआर अपना लेकर के आ रहे होते हैं। सोचिए इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स पर, कैसे अपनी दुविधाओं पे काबू पाएंगे, एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कैसे आप अपने एग्जाम पेपर में मैक्सिमम करेक्ट के साथ में अपना रिटन पेपर अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं सर हिंदी मीडियम से हूं सर, मुझे तो कामयाबी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, दिमाग से निकाल दो। हिंदी मीडियम पे ज्यादा अच्छे से अपना परफॉर्म कर रहा है, सक्सेसफुल ज्यादा होता है,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश विल बिकम योर स्कोरिंग वेपन नाउ, ठीक है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आप मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप अभी एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अगला जो मुझे आपको मैसेज देना है मेन, कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग हमारे पास अलग अलग कोर्सेज में एनरोल हो रखे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस समय सीधा अपने पास हमारे यूट्यूब के सेशंस के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हो सकता है घर पे सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो आपका एनडीए का पेपर है, पहले आप इसको समझो। ठीक है, आपके पास एनडीए का जो पेपर आता है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं, जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो 200 मार्क का आपका ये पूरा पेपर बनता है इंग्लिश का। मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, जीएटी का जो पहला पार्ट होता है इंग्लिश का, मैं सर उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना, आपके पास 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 4 मार्क का एक क्वेश्चन हो तो 200 मार्क्स आपके बनते हैं। फिर से कहूंगा, हिटिंग ऑल द क्वेश्चन इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी, हाउ मेनी यू गेट राइट इज द मेन थिंग। ठीक है, कैसे गेस वर्क करनी, गेस वर्क से काम नहीं चलेगा, प्रिसिजन ओवर गेस वर्क, ये जो 9 मैंने यहाँ लिखी हुई आपके लिए, प्रिसिजन ओवर गेस वर्क, इस पर आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास ये पता होगा आपको शायद कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का काफी इसमें खतरा रहता है, जैसे मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। फॉर एवरी राइट आंसर आपको 4 मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं, पर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपके पास 1.33 का माइनस भी हो जाता है। तो जहां पे आप सोचो कि आपने 4 सही करे और उसमें अगर आपकी गलती हो गई तो आपका नुकसान भी काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे की इनसाइट क्या है, रैंडम गैस जो गेसिंग होता है, जो गेस वर्क आप रैंडमली करते हो इज डेंजरस, एक्यूरेसी मैटर्स ना, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन अटेम्प्ट्स। मतलब अगर आप मुझे कहते हो सर मैंने 50 क्वेश्चन किए, मैंने कहा 50 में से कितने सही हुए तुम्हारे, तो मुझे आके कहते हो सर मेरे पास मैंने जो पेपर करा मैंने 50 में से सर 40 क्वेश्चन कर डाले, है ना। मैंने कहा 50 में से 40 कर दिया, अच्छा ये बताना कितने सही, तो लड़का मुझे कहता है सर मेरे 20 सही हो गए और मेरे 20 गलत हो गए, तो क्या फायदा रहा ऐसा करने का, समझे। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मतलब 20 पर तुमने नेगेटिव मार्किंग भी उठानी है तो कितना नुकसान हुआ तुम्हारा। जो 20 अकेले सही होते तो तुमने उसमें नुकसान कर दिया। मतलब अगर इसकी बात करें तो ये तो आपके 80 मार्क्स वैसे भी बन रहे थे, है ना। 25%, 18 से 25% तो सेक्शनल कट ऑफ ही होता है। सेक्शनल कट ऑफ जो होता है 18 से 25% होता है, तो आप तो उससे भी ऊपर थे आराम से, लेकिन आपने नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अपने मार्क्स गवा दिए, जो सेक्शनल से भी नीचे चले जाओ, कई बार ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। आपके पास मैं अभी आपको बताऊंगा कि मिनिमम आपको कितना स्कोर रखना चाहिए, कौन सा सेफ साइड पे स्कोर होगा, इस पे भी अभी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रैंडम गेस वर्क से आपको बचना है। गेसिंग इज डेंजरस, इट्स रिस्की बिजनेस, तो यू हैव टू अवॉइड गेसिंग वर्क, है ना। यहाँ पे पूरा आपने क्या ध्यान रखना है, फोकस विल बी बेस्ड ऑन एक्यूरेसी एंड अगेन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर करेक्ट वो मैटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन इस चीज पे ध्यान रखना है कि हर प्रश्न बेसिकली आपके पास आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तर्क या फिर स्पष्ट समझो उसके आधार पर ही इस क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, वहां पे आपके पास अनुशासन, रणनीति ये सारे होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश एक स्कोरिंग सेक्शन बन जाता है जब उसके अंदर आप एक स्ट्रैटेजी से, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी के साथ में आंसर को एनालाइज करते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगला पोर्शन समझो मेरे साथ में। थोड़ा सा ये जानते हैं कि क्या नहीं करना है। सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर में क्या नहीं करना है। ये ज़्यादातर आप बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर्स हैं, कई बार तो एग्जाम पहली बार ही दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रैंडम गैस वर्क जिस पे आज हमारा पूरा ये सेशन आधारित है कि बच्चों को क्या बताएं आज। मतलब हमारे पास हमारी टीम ने जब डिस्कशन करा कि बच्चों को कोई एग्जाम से पहले मैसेज देना है, तो सर आज क्या मैसेज देंगे बच्चों को, तो मैंने कहा सर आज ऐसा करते हैं कि बच्चों को ये बताते हैं कि उन्हें पेपर में क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा हम बताते हैं कि पेपर में क्या करना चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या ग्रामर है, कैसे विकैबलरी आती है, हमेशा हमने बताया। लेकिन क्योंकि मॉक टेस्ट साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता है लक्ष्य सीरीज साथ में स्टार्ट हो रही है, तो एनडीए के लक्ष्य सीरीज के समय ही अगर आप मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं, उस समय भी आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। उस समय आपको ध्यान रखना है रैंडम गेस वर्क से बचना है। ठीक है, ग्रामर के बेसिक्स को इग्नोर मत करो क्योंकि तुम्हारे पास एनडीए में बेसिक ग्रामर से ही रूल्स आते हैं। ठीक है, बहुत कोई हाई फाई कोई ग्रामर के रूल नहीं पूछेगा, एलिमेंट्री रूल होते हैं, कई बार आप उनको भूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इग्नोरिंग बेसिक्स जो है ग्रामर के, अगर आप ये करते हो तो गलती होती है। साथ में ओवर अटेम्प्टिंग, ये मैं अभी आपको बात बता रहा था कि आपको 50 में से लालच नहीं करना, मैं 40 कराता हूँ, मैं 45 कराता हूँ। देखो अगर तुम कर सकते हो, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, नो कोई प्रॉब्लम, नो इश्यूज, है ना, मोर देन वेलकम, आप अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि डर है कि भैया यहाँ पे गलत ना हो जाए, सर गलती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो अगर गलती हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी भाई, तो ये वाला फीचर है, तो भैया थोड़ा समझो, पेपर में उतने अटेम्प्ट करना जो आते हो। ओवर अटेम्प्टिंग में भाई सर कर देता हूँ क्या पता सही हो जाए, कर देता हूँ क्या पता सही हो जाए, ये एटीट्यूड मत रखना, उसमें सही तो होता नहीं, नुकसान उल्टा हो जाता है। ठीक है, स्टडिंग इंग्लिश विदाउट पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको ये अवॉइड करना है, मतलब यू हैव टू स्टडी इंग्लिश,
ठीक है, विथ PYQs एंड MCQs एंड द मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो सोचो आपकी एग्जाम की तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, मतलब तुम लोग अभी देखो क्या कर रहे हो, आप लोग ना, कोई फ्रेंड बोल देता है यार वो मटेरियल अच्छा है, उस जगह चलते हैं, वहाँ वेबसाइट पे अच्छा है, फलाने पोर्टल पे अच्छा है, ढिमकाने पोर्टल पे अच्छा है। आप सब तरह से ना अपनी समय इकट्ठा कर रहे हो मटीरियल, लेकिन आप उस मटीरियल को पढ़ते कितना हो, आप ये चीज़ को एनालाइज करो। आपने जब मटेरियल इकट्ठा तो कर लिया इतना ढेर सारा, लेकिन उस मटेरियल को आपने एनालाइज कितना किया, और किया भी तो कैसे किया। आप बैठे 2 घंटे और आपने 2 घंटे में सोच लिया कि मैं 200 क्वेश्चन कर दूंगा, और आप लगातार टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क लगा रहे हो बिना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करे, समझे। तो ये चीज़ नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 200 क्वेश्चन एक दिन में हिट करने हैं, आपने चैप्टर बेस पहले प्रैक्टिस रखनी है। आपने टेंसेस लिया, आपने अपना वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर लिया, आपने नाउंस का चैप्टर लिया, फिर प्रोनाउंस का चैप्टर लिखा, कंजंक्शंस का चैप्टर आप पढ़ो, और उसके पहले अपने MCQs और PYQs लगाओ चैप्टर बेस्ड। उसके बाद अगला क्या काम करो, मिसलिनियस आ जाओ जहां पे PYQs और MCQs होते हैं। उससे एग्जाम का पैटर्न भी आपको समझ आएगा कि मेरे एग्जाम में कैसे आता है। तो जो ये गेस्ट वर्क है, जो ये तुक्केबाजी होती है, फ्लूक जो होता है, इससे आप कंप्लीटली सेफ हो जाओगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ही मेन काम होती है और वही आप करोगे। तो व्हाट यू हैव टू अवॉइड इज मेकिंग रैंडम गेस वर्क, यू हैव टू अवॉइड इग्नोरिंग बेसिक ग्रामर रूल्स, ग्रामर पढ़ के जाओ। ओवर अटेम्प्टिंग को बिल्कुल अपना अवॉइड कर दो कि मैं उतने क्वेश्चन लगाऊं बस जितने मुझे आते हैं, बस ये दिमाग में उठाओ। और इंग्लिश के जरा आपके पास जितने भी PYQs और MCQs हैं, इनके लास्ट 10 ईयर के जो एग्जामिनेशन आपके पास हैं, इनकी पूरी प्रैक्टिस करो। इवन जो मॉक टेस्ट सीरीज, जो लक्ष्य सीरीज अनाउंस हुई है आपके लिए, इसमें फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। आपके पास लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर के सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में और भी फीचर्स है मॉक टेस्ट सीरीज में, तो आप जानते ही हैं कि आपको टोटल 28 टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी फीचर्स मैं दोहराऊंगा नहीं, आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाई तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले हिस्से पे आते हैं, अब थोड़ा सा जानते हैं हमारे प्रीवियस जो अपना पेपर हुआ था उसमें पैटर्न क्या रहा था। देखो हम लोग ना कोशिश करते हैं सब कुछ पढ़ने की, आज की तारीख में सब कुछ पढ़ के कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम स्मार्ट वर्क करते हो तो मतलब आप NDA के लिए, अपने एग्जाम के लिए जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते हो और स्मार्ट वर्क नहीं करते तो काम कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो जरा थोड़ा सा समझो कि जो ब्रेकअप मैं आपके क्वेश्चन पेपर के लिए लेकर के आया हूं, यहाँ पे हमारे एग्जाम में ज्यादा क्या आया। इस बारी हमारे पेपर में पैराजंबल्स ज्यादा थे। अगर मैं 2025 की बात करूं, जो NDA हुआ था आपका, उसमें पैराजंबल्स के आपके काफी सवाल थे। तो मतलब आपको अपने पैराजंबल्स पे कमांड लाना पड़ेगा। पहला ऐसा तो पैराजंबल्स का हो गया। ठीक है, पैराजंबल्स मतलब क्या होते हैं, PQRS होते हैं। ठीक है, आप लोग उसको सीखते हो ना मेरे साथ में, पैराजंबल्स PQRS। हाल फिलहाल में आपको तकनीक सिखाई थी इसकी मैंने आपको क्लासरूम में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही। बाकी भी प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी यूट्यूब क्लासेस पे भी। तो पैराजंबल्स के देखो 10 सवाल थे, 40 मार्क्स तो यही हो गए, है ना। 10 का मतलब है कि ये तो 40 मार्क्स तो यही हो गए स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स। उसके बाद देखो 10 सवाल और किसके आए थे, डिस्कोर्स मार्कर्स के, ये भी ग्रामर पे बेस्ड थे। ये आपके पास 40 मार्क्स तो ये हो गए देखो। ठीक है, तो 80 मार्क्स का हिस्सा तो आपको कहां से मिला था, 80 मार्क्स का हिस्सा जो आपको मिला वो मिला PQRS का और डिस्कोर्स मार्कर्स, जिसमें ग्रामर आधारित थी, है ना, इसमें ग्रामर पे बेस्ड था। हम लोग सब विकैबुलरी के पीछे हाथ धो के लगे होते हैं, सब विकैब पढ़ेंगे विकैब पढ़ेंगे, पढ़ना है, आई नो जरूरी है ना, उसके बिना भी पेपर अधूरा है। लेकिन सोचो जो 80 मार्क्स का सेक्शन था उसमें से तुमने PQRS तो छोड़ दिया, वो तो तुमने स्टडी करा नहीं, और पूरा टाइम लगे रहे किसको, विकैबुलरी को रटने में। और उसमें से क्या पता कोई वर्ड ना मिले, कई बार होता है कि एग्जैक्ट वर्ड नहीं फंसता उसके अंदर। तो थोड़ा सा स्मार्टली पेपर को डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि कैसे आ रहा है, पैटर्न को समझो। ठीक है, यहाँ पे आपके आज की तारीख में चैप्टर्स जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टेंसेस होते हैं। ठीक है, आपके पास क्वांटिफायर्स, इंटेंसिफायर्स आप लोग पढ़ते हो, डिटर्मिनर्स आप पढ़ते हो, तो ये चैप्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, इनके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, देन उसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि पैसेज था, 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, नरेशंस के 3 क्वेश्चन आए थे, वॉइस के 2 क्वेश्चन आए थे, पेयर वर्ड्स आए थे इस बार आपके पेपर में। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सिनोनिम्स की बातें हुई थी, 5 सिनोनिम्स आए थे, 5 4 20। लेकिन सोचो कहाँ 80 मार्क्स, कहाँ 20 मार्क्स। अगर तुम इन 2 पे कमांड ले आओ और थोड़ा सा एफर्ट लगा करके स्कोर को समवेयर अराउंड, अगर आप 200 में से अगर बात करो तो सेफ स्कोर मैं कहूंगा कि 200 में से अगर मान लो आप 110 के भी आसपास अगर ले आते हो इंग्लिश के अंदर 200 में से, है ना, तो भी आप बड़े अच्छे एक अपने वहाँ पे पोजीशन पे पहुंच जाते हो। मतलब फिर आपका कट ऑफ निकलना बिल्कुल एक तरह से बहुत इजी हो जाता है ना, टोटल कट ऑफ बड़े आराम से मीट कर जाते हो आप। लेकिन अगर सोचो यही चीज़ अगर आपके पास वो रुक जाती है 70-80 के ऊपर, तो आपको दिक्कत फेस होगी, है ना। तो आप ये टारगेट करना कि मैं किसी तरह से पेपर को इस तरह से ढंग से वहाँ पे अपने बैलेंस स्टडी करूँ, अपनी बैलेंस प्रैक्टिस करूँ, ताकि मैं जो 110 मार्क्स का टारगेट है ये अचीव कर सकूँ। और दिस 110 मार्क्स जो हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग है। अगर 1-2 गलतियाँ हुई तो होंगी, लेकिन ये नहीं कि आधा पेपर ही कि तुमने अटेम्प्ट कर दिया और उसमें तुक्के लगा और गलती ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो देखो गलतियाँ ज़्यादातर कहाँ आती हैं, वर्ड एक्सप्रेशन में।
जार्गन्स में और वर्स एक्सप्रेशंस में गलतियां आती हैं, आपको उसको नहीं लगाना है, फिर छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर आपको पेयर वर्ड्स नहीं आते थे तो ज़बरदस्ती में आपको हिंट नहीं लगाने थे। ऑल्दो मैंने जब आपको डिकोड वीडियो करवाई थी, आपको उसमें मैंने सोल्यूशन दिया था पूरे पेपर का, मैंने आपको बताया था कि इसमें से लगभग 80% हिस्सा हम तो कमरे में अपने क्लासरूम में डिस्कस कर चुके थे, नोट्स में ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि केजीएस में कुछ पढ़ाया जाए और वो पेपर में आपको ना मिले। ठीक है, ये कहीं ना कोई एस्पेक्ट जरूर मिल रहा था उसका, पेपर का 80% आपके सामने डिकोड वीडियो में विद प्रूफ मैंने आपको दिया था, लेकिन फिर भी स्मार्टली काम लेके चलो। उसके बाद देखो और जो पोर्शन था, है ना, यहाँ पे मैं सारा वही बता रहा हूँ कि हाउ विल यू इंप्रूव अपॉन योर हैबिट ऑफ गेस वर्क। गेस वर्क को छोड़ना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहचानो बच्चों। जैसे कि डिस्कोर्स मार्कर्स में एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और कंजंक्शंस आए थे मेनली, आपने इन चैप्टर्स पे खास ध्यान देना है। एडवर्ब्स मैंने आपको टेंस के साथ में करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद में आपको कंजंक्शंस मैंने टेंसेज में और कंजंक्शन के सेपरेट चैप्टर में भी करवाया हुआ है। इस पे तो मैंने यूट्यूब पे आपको डिकोड सीरीज भी दे रखी है, साथ में एडजेक्टिव्स का पूरा पोर्शन है। ठीक है, इसको मैंने आपको आर्टिकल्स में भी डिस्कस करके दिया था, सेपरेट एडजेक्टिव का चैप्टर में भी डिस्कस होगा ये। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके पास बार बार आ रहे हैं। इसके अलावा फिलर्स में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स थे, प्रीपोजिशंस थे और नाउन्स थे। देखो मैंने वही बोला ना कि आपके कुछ एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं, आपको सारे चैप्टर्स रट के नहीं जाने। एलिमेंट्री चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हो, उन पे आप कमांड ले आते हो, तो आपके लिए पेपर बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्रामर की ही बातें करते हैं, पेपर में स्पॉटिंग एरर्स नहीं पूछे थे, लेकिन उन्होंने आपकी उसकी जगह पे फिलर्स डाल दिए थे और डिस्कोर्स मार्कर्स डाल दिए थे। साथ में आपके पास एंटोनिम्स नहीं पूछेगा इस बारी। तो वो जमाना चला गया था 10 एंटो और 10 सानो आते थे और बच्चे उसी के दम पे पेपर क्लियर करते थे। अब हो गया है बैलेंस्ड काम। ठीक है, तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नाउ अगले हिस्से पे देखो, ये पूरा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बता रखा है कि किस हिस्से का ज़्यादा रोल था। तो डिस्कोर्स मार्कर्स एंड योर पैराजम्बल्स, ये हिस्सा कंसिडरेबल था। बाकी अगर आप देखो, पैसेज ऑफ फिलर्स का 10% का हिस्सा था, नरेशंस आपके पास और वॉइस का 10% मिला करके था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूज आप ध्यान रखना कि किसका ज़्यादा क्राइटेरिया बन रहा है। ठीक है, और पैटर्न लगभग मोटा मोटी वो एक सा ही रहता है, वो ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता। ठीक है, तो अगला हिस्सा देखो बच्चों, अगले हिस्से में आपके पास सर क्या स्ट्रैटेजी होगी एग्जाम हॉल की। सर एग्जाम में पेपर देखते भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, फिर गेस वर्क करना पड़ता है क्योंकि कुछ तो करके आना पड़ेगा। तो देखो, जब आप इतना एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी बनाते हो तो एक गोल्डन ऑर्डर फॉलो करना। ठीक है, जब अपना आप पेपर करते हो, इवन जब आप मॉक टेस्ट करोगे अपने, आपको जो 28 मॉक टेस्ट केजीएस ने प्रोवाइड करे हैं, उसमें से आपके तो लगभग 8 मॉक टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनको जब आप अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को फॉलो करना। सबसे पहली बात देखो विकैबुलरी के ऊपर। विकैबुलरी की कहानी ये है, सर ये मुझे आती है या मुझे नहीं आती है। सीधी सी चीज़ होती है, सबसे पहले अपने वर्ड मीनिंग्स को अटेम्प्ट करा करो। या तो वो आपको आते हैं तो आप उसको हिट करोगे, या उसको आप छोड़ दोगे, जी मुझे नहीं आता था गिवन वर्ड, मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मतलब तुक्के वाला काम नहीं करना है। अगला काम क्या करो, ग्रामर वाले क्वेश्चंस करो, जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गए या स्पॉटिंग एरर्स आ गए, या फिर जिसमें ग्रामर की अप्रोच लग रही है, चैप्टर्स की अप्रोच लग रही है, उनको आप यूज़ करो। उस वाले हिस्से को पहले करना, उसके बाद। ठीक है, नंबर 2 पे फिर आप अटेम्प्ट करना कॉम्प्रीहेंशन। अगर कॉम्प्रीहेंशन नहीं आएगा तो क्लोज टेस्ट आएगा, क्लोज टेस्ट नहीं आएगा तो कॉम्प्रीहेंशन आएगा। तो क्लोज टेस्ट को अगर आप देखो या कॉम्प्रीहेंशन को देखो, तो पहले कॉम्प्रीहेंशन होगा तो उसको पहले अटेम्प्ट करना। 5 क्वेश्चन से ज़्यादा का कॉम्प्रीहेंशन अब नहीं आता है। पहले एक होता था कि कभी कभी 10-10 क्वेश्चन वाले भी आते थे, लेकिन अब 5 का ही ट्रेंड बना हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो लास्ट कुछ ईयर्स के साथ 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है। इसमें आप कम से कम, यहाँ पे ध्यान रखना, मिनिमम अगर आपने 5 क्वेश्चन में से 4 भी कर दिए तो आपके इतने 16 मार्क्स तो पक्के हो गए ना। 16 अपने तो पूरे फिक्स मार्क्स आ गए। तो ये कितना अच्छा बन गया देखो, अगर आप बराबर बराबर बैलेंस करके चलो। ठीक है, और इसमें भी ये नहीं होता कि कॉम्प्रीहेंशन में एक क्वेश्चन आ रहा है तो अगला नहीं आ रहा तो मेरे को कैसे होगा। इसमें तो एक होता है कि जो आप पहले कर सको। मैंने आपको बताया था विकैबुलरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो लाइन इन द पैसेज मीन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप पहले करना। ठीक है, जिसमें ऑथर वांट्स टू से थीम निकालना है, उसका टोन निकालना है, उनको आप बाद में करना। अगर आपको उसमें दिक्कत है उसको छोड़ भी सकते हो फिर। तो वही ना, अटेम्प्ट्स डजंट मैटर, एक्यूरेसी मैटर्स। ठीक है, प्रिसीजन होना चाहिए, गेस वर्क नहीं होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो गेस वर्क नहीं होगा और आप बड़ा सेफ फील करोगे। पेपर में वो खालीपन वाली फीलिंग नहीं आएगी कि यार पेपर अच्छा नहीं जा रहा, खाली खाली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके अंदर है वो साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने पहले विकैबुलरी कर ली, आपने ग्रामर कर लिया, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद में क्या करा आपने, क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या ध्यान रखा, अभी कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसको प्रैक्टिस करके, जो मॉक टेस्ट में आपको हम लोग दिलवाते हैं और क्लास वर्क में भी हम इसको आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। देन इसके अंदर आपने ध्यान रखा कि अपना सेफ साइड पे आ गए। आपका जो टारगेट स्कोर था, जो 110 मार्क्स का था, उसका टारगेट स्कोर के आप काफी क्लोज पहुंच गए हो। ठीक है, देखो इस लेवल पे आके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सेक्शनल में 18 से 25% लाने पड़ेंगे, है ना, उतने काफ़ी हो जाएंगे। ये तो कहना देखो बेवकूफ़ी होगी। आपको पता है कितना कंपटीशन ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं आपको क्वालिफाई करने में, है ना। तो आपको मैं कहूँगा 110 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 100 पे आ जाओ यार, 100 से 110 के बीच में रह जाओ तो भी कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है। लेकिन मत ये देखना कि मैं तो 200 में से 180 लेके आऊंगा, मैं 200 में से 170 लेके आऊंगा, उसके चक्कर में पता चला कि वहां पे 70 मार्क्स भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए? 50 में से 35 बहुत सेफ माना जाता है कि मैंने 35 क्वेश्चन करे, मुझे 15 क्वेश्चन नहीं आते थे सर, मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैंने उसमें जबरदस्ती में गेस वर्क नहीं किया। आई केप्ट माई प्रेसिजन एंड आई डिडंट डू एनी गेस वर्क, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भी अगर अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हुई है, एक्यूरेसी के साथ में रहे हैं, तो आप 40 तक हिट करेगा। लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा एक डाउट रहता है। ठीक है, तो उनको आप ट्राई करेंगे इग्नोर करने का, उनको ट्राई करिए अवॉइड करने का। उसके बाद में देखो, अवॉइड बिल्डिंग अटेम्प्ट्स जस्ट टू इंक्रीज काउंट, मतलब हमारी ओमार की पे ना हमें वो गोले लगे हुए अच्छे लगते हैं, या सर्कल बना देता हूँ, सर्कल बना देता हूँ। कई बार देखो ऑफलाइन में जब टेस्ट पेपर का टाइम खत्म हो रहा होता है, मैं पेपर सबमिट करने के लिए कह रहा हूँ बच्चों को, तो बच्चे भर नहीं के ना दे नहीं रहे हैं पेपर में। क्या कर रहे हो सर? बस 2 मिनट दे दो सर, 2 मिनट दे दो, गोले बना रहे हैं बैठे हुए, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता क्वेश्चन क्या है, बस उसमें गोले बना रहे हैं। इससे तुम्हें क्या खुशी मिलती है भगवान जाने भाई, है ना। लेकिन पेपर वाले को, मतलब एग्जामिनर को बड़ी खुशी मिल जाएगी, तुम्हें रिजेक्ट करना मिल जाएगा। समझे कैसे है? आपको तो ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने ओमार भर दिए, है ना, मेरे ओमार पे गोले दिख रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर बिल्कुल इसी में बैठा हुआ है, इसी ट्रैप में आपके लिए लेके बैठा हुआ है आपको कि बच्चा तुक्के लगाए और मैं नेगेटिव मार्किंग में इसको रिजेक्ट करवाऊं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, आप तो एग्जामिनर की मदद करने बैठ गए यहाँ पे उसको रिजेक्ट करवाने में अपने आप को। तो कोशिश करो कि नेगेटिव नहीं चाहिए। उसके लिए जो आखिरी के कुछ 5-6 मिनट में तुम लोग तुक्के लगाते हो ना, बस ब्लाइंड अटेम्प्ट्स लेकर के गोले बना दिए, वो मत करा करो। इससे होता है तुम्हारा काम बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, आप लोग रियलाइज करोगे, हो सकता है कुछ बच्चे हंस भी रहे हो समय, मनोमन मुस्कुरा भी रहे हो कि हाँ सर मैंने इस बार लास्ट टेस्ट में यही किया था। तो अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, आपके पास पता है 4 जनवरी से, तो मॉक टेस्ट के बीच में ऐसी कोई भी गलती नहीं करना। ठीक है, देखो आगे की चीजें हैं आपके पास जो अपने एग्जाम हॉल में टाइम वगैरह की बात चलेगी भी, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी। लेकिन पहले ध्यान रखो, इस गोल्डन ऑर्डर को फॉलो करोगे, और उसके बाद में लगाऊंगा मैं बाकी के हिस्से, जिसमें आगे आपके पास जो और पोर्शन था, फिलर स्केल आ गए, डिस्कोर्स मार्कर्स आ गए, वो इसके बाद का काम है ना। पहले इतना करके अपना शॉर्ट कर लो कि इतना मुझे आता है। ओके, उसके बाद में बेटा अगला हिस्सा जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास जो विकैबलरी होती है, अब वर्ड मीनिंग के लिए क्या हमें पॉलिसी अपनानी है उसके ऊपर बात करते हैं। विकैबलरी हाई स्कोरिंग हो जाती है इफ यू हैव डन इट राइट, अगर इसको आप अच्छे से करके आओ तो इसी में आपका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? प्रिपेयर हाई फ्रीक्वेंसी एनडीए वर्ड्स, मतलब यहाँ पे रैंडम डिक्शनरी को मत रटने बैठ जाओ कि ये लिया और रैंडम डिक्शनरी खोली और याद करने बैठ गए। इसमें देखो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ शुरू करो, उनके जैसे वर्ड्स आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो वर्ड एग्जैक्टली रिपीट हो जाता है, लेकिन उसके मिलते जुलते वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इस चीज के बाद ध्यान रखना, फोकस ऑन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नॉट रोट लर्निंग। रट्टे मारोगे वर्ड बैठ के रटोगे तो नहीं। मैं हमेशा आपको एग्जांपल बनाने के लिए कहता हूँ, आपको मैं विकैबलरी करवाता हूँ, मैं कहता हूँ इसके एग्जांपल आप हिंदी इंग्लिश में खुद बनाओ उस वर्ड का सेंस हाईलाइट करते हुए, ये आपको बहुत हेल्प करता है। इसमें आपके पास सिर्फ ये नहीं लगा तुक्के मार दिए मैंने ABCD करके, ऐसा नहीं करना है। मेंटेन वर्ड बुक, आपको मैंने बताया था कि एक डायरी बनाइए, ठीक है, वर्ड मीनिंग के लिए। उसमें जो भी मैं आपको वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करे हैं मैंने आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, उनको आप नोट करिए। मैं आपके पास वेरियस सीरीज पिछले कुछ दिनों में चलाया हूँ यहाँ पे विकैबलरी के लिए, चाहे वो विकैब मंत्रा सीरीज हो पिछले सेशन वाली, या इस सेशन में विकैब लैडर सीरीज हो, उसमें काफ़ी मात्रा में आपको मैंने वर्ब्स करवाए हैं, इस तरह के वर्ड मीनिंग बहुत सारे आए हैं आपके पास। तो उन वर्ड्स को आप ना नोटबुक में फेयर करके एग्जाम्पल्स बनाओ, ठीक है, उससे आपकी प्रिसिजन बढ़ती है। ठीक है, अटेम्प्ट ओनली इफ यू नो दैट गिवन एग्जैक्ट मीनिंग। और इसमें क्या लगाना, लॉ ऑफ एलिमिनेशन, ये बहुत एक प्यारा रूल होता है, आपको मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि एलिमिनेशन ऑप्शंस लॉजिकली अपने अपने अटेम्प्ट करो, ठीक है, और इसके साथ में गेस वर्क तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। देखो एग्जांपल बताऊं लॉ ऑफ एलिमिनेशन का क्या होता है। देखो हमारे एग्जाम का एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ये वही डिकोड सीरीज का मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे एग्जाम में और ये वर्ड हमारे पेपर में हमने पहले से तैयारी करी हुई थी। ये वर्ड था वहाँ पे अलीजेंस, ठीक है, अलीजेंस वर्ड पूछा था उन्होंने और कहा था कि सर इसमें अलीजेंस का सिमिलर वर्ड निकालिए, ठीक है, फॉलोड बाय 4 वर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ऐसे हमारे एग्जाम में सवाल आया था। उसकी तैयारी हमने कमरे में भी अपने क्लासरूम में भी की थी, जब मैं आपको क्लासेस पढ़ा था, कोई क्लास नंबर 40 है विकैब मंत्रा की है, उसके अंदर मैंने इस वर्ड की प्रैक्टिस भी करवाई थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या लगाया, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाया। मुझे यहाँ पे अगर सोचो अंडरलाइन करा गया वर्ड था अलीजेंस, इसका डायरेक्ट अर्थ नहीं आता था, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, सेंटेंस को पूरा पढ़ूंगा। सेंटेंस के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज होता है या कभी एक नेगेटिव मैसेज होता है। अब देखो सेंटेंस आया, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्सप्रेस देयर अलिजेंस टू द लीडर, मतलब जो उस समूह के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई होगी, या तो है ना, बेईमानी तो नहीं दिखाई होगी, क्योंकि किसी के प्रति दिखाना हमेशा एक पॉजिटिव सेंस होता है। अलिजेंस टू
दे लीडर्स, मतलब उनके प्रति समर्पितता दिखाई उन्होंने अपनी, ठीक है। लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाया ना, देखो मैंने यहाँ पे, मैंने सेंटेंस का पहले मीनिंग समझा, मैंने देखा उसका अंदर लॉजिकल सेंस क्या है। उसी के जैसा एक सेंटेंस और आया था मेरे पास जो मैंने क्लास में करवाया था कि द सोल्जर शोड देयर लॉयल्टी, बस लॉयल्टी लिखा हुआ था यहाँ पे वर्ड, टू द नेशन बाय प्रोटेक्टिंग इट्स बॉर्डर, सुरक्षा करना। तो सेंटेंस का जो सेंस निकला, सेंटेंस का जो सेंस निकला वो निकला पॉजिटिव। अब आपको ये चीज कंफर्म हो गई कि अलिजेंस शब्द जो है ये एक ऐसा शब्द है जो एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एलिमिनेशन की शुरुआत करना और कॉन्टेक्सचुअल स्टडी करना। लाइन को पढ़ करके, आपको वर्ड नहीं आता, आपने लाइन का मीनिंग समझ लिया, आप अपने आंसर निकाल लोगे। अब देखो अगर आप इसके साथ में ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन में मैं गया डिसलॉयल्टी, हमें ऑपोजिट थोड़ा देना है, ये तो डिसलॉयल्टी नेगेटिव में हमने रूट वर्ड में सीखा, डिस का मतलब नेगेटिव होता है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, अब किसी के प्रति जागरूकता या समझ, ये ना बोल करके किसी के प्रति वफादारी, है ना, ये सेंस बना। उसके बाद अनलाइकली होता है असंभव, पहले ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए, जिसमें डिस लगा हुआ और अन लगा हुआ, ये तो नेगेटिव मीनिंग जाते हैं, हमें सिमिलर मीनिंग निकालना है। और यहाँ पे अलीजेंस का मतलब यहाँ क्या निकलता है, किसी के प्रति लॉयल्टी, वफादारी। तो अकेला एक जो वर्ड बनता है वो होता है कमिटमेंट, कमिट, है ना। कमिट करने के बाद तो भाई मैं वो अपनी भी नहीं सुनता, वो भी नहीं सुनता था अपनी किसी की, है ना, एक बार ही कहते तो कर दिया, है ना। तो वाला केस है कि भाई कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, खान सर ने कमिटमेंट कर दिया तो भैया कर दिया, है ना, ये वाली केस है। तो वो पॉइंट क्या बन गया कि यहाँ पे कमिटमेंट क्या बनता है, जब हम किसी के प्रति कहते हैं लॉयल होते हैं, हमने उनकी तरह कमिटेड हैं। जैसे यू आर कमिटेड टू द स्टडीज राइट नाउ, टुवर्ड्स योर स्टडीज, आई एम कमिटेड, या वी फैकल्टी मेंबर्स ऑल आर कमिटेड टू आवर स्टूडेंट्स, हम आपके प्रति समर्पित हैं, है ना, हमारी वफादारी आपके प्रति निकलती है। तो देखो ये मैंने क्या लगाया, लॉ ऑफ एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं, आंसर ए सही बना इसका। इसको क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। देखो ये मैंने आपको कितनी बारी क्लासरूम में भी करवाई हैं चीज़ें इस तरह से करके, जो पिछले कर आप देखो रिकॉर्डेड वीडियोस तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी होती हैं। जब भी मैंने वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको हमेशा लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगवाया, ऑलवेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास काम सरल हो जाता है, मुश्किल नहीं पड़ेगा एनडीए के अंदर, बस आपको कॉमन सेंस, पेशेंस, इमोशंस पे काबू पाना है, कॉमन सेंस विल प्रिवेल, यू विल गेट प्रिसीजन, यू विल ओवरकम योर गेस वर्क, है ना। ऐसे लगाओ, इसमें गेस करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये आपका रियल पेपर का सिनेरियो बना, देखो सामने आपके, ठीक है। तो आई थिंक ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब आती है ग्रामर के ऊपर बातें, सर ग्रामर कैसे करेंगे। ग्रामर के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपके रूल बेस्ड आते हैं। तो आपको अगर रूल में जो क्लास में करवाता हूँ उन्हीं को अगर आप याद कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। उसके बाद फिर आती है स्ट्रैटेजी, क्या बनती है भैया सर, सब मास्टरिंग ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, सेंटेंसेस की, ठीक है। उसमें आपके पास कोई शॉर्टकट वहाँ पे एग्जैक्ट रूल्स नहीं निकलते हैं, आपके पास उसका कॉन्सेप्ट निकलता है। तो जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको हमेशा पता है मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि आपके अंदर दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घर कर जाए, उसके जैसा कोई भी सेंटेंस आ जाए आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद बनता है आपके पास कम से कम 10 से 15 साल के प्रीवियस पेपर्स और आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, उसी से आपका प्रिसिजन आएगा। मतलब इफ द रूल इज अनक्लियर टू यू देन लीव द क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, प्रिसिजन सेज दिस, ठीक है। नेवर रिलाई ऑन साउंड करेक्ट, मतलब तुम्हें लगता है ना यार सुनने में तो सही लग रहा है, सुनने में जो चीज़ें सही लगती हैं ग्रामर में कई बारी वो गलत भी होती हैं, ठीक है, ग्रामर में एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो कई बार जो चीज़ आपको सही लगती है हो सकता है वो गलत हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब तक कॉन्सेप्ट ना आए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, वरना फिर से नेगेटिव मार्किंग होगी, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास चैप्टर्स के नाम जान लो जो आपको स्टडी करने हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को मत भूल जाना, ठीक है। इसमें आपको टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, वॉइस और नरेशंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये आपके मेन चैप्टर्स हैं। एडवर्ब्स में इन्वर्जन सिखाया था आपको, याद करो, ठीक है, वो बहुत आता है। एडजेक्टिव्स में चीज़ें आती हैं काफ़ी कुछ, तो आपको आर्टिकल्स ही कवर कर लेता है उसमें से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो भैया अलग से याद करना है, मैं तो सेपरेट चैप्टर करवाता हूँ पूरा, ये है ना। ये ऑनलाइन भी करवाया है मैं, ऑफलाइन में भी हाल फिलहाल में करवाऊंगा, और जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो करवाना ही है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, डिकोड सीरीज जो हर सैटरडे चलती है 12-15 के आसपास, ठीक है। 12-15 से 2 तक हम लोग पढ़ते हैं, 1.5 घंटा, अपना लगभग 1.5 घंटा लगाते हैं हर सैटरडे को, डिकोड सीरीज है उसमें। तो वहाँ पे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करा दी हूँ और मैं आपको वहाँ पे कंजंक्शंस करवा रहा हूँ और ऐसे सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वो मेन चैप्टर्स हैं जो आपको पहले तैयार करने हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें आपको कमांड लाना है, पहले चैप्टर बेस्ड कमांड और फिर इनके मिसलिनियस कमांड मिक्स होकर के, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो था ग्रामर की बात है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली एक पैसेज होता है, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रैटेजी आपको पता है क्या करनी है उसके लिए, सबसे पहले पैसेज को रीड करो बड़ा आराम से,
आपको उसमें हैवी वर्ड्स को इग्नोर करना, तो कंप्लीट थीम समझने की कोशिश करना कि उस पैसेज में कहा क्या जा रहा है। जैसे अखबार की रीडिंग करते हो, आप थीम निकालते हो, उस तरह से आप थीम निकालो। उसके बाद अंडरलाइन करना कीवर्ड्स कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी डेट्स आ रही हैं, कौन सी फिगर्स आ रही हैं, कहाँ पे कोई चीज़ बदलाव दर्शा रही है, कौन सी चीज़ अच्छी है तो कौन सी चीज़ बुरी है, कहीं पे तुलना तो नहीं करी जा रही है। ये सारी बातों पे क्वेश्चंस बनेंगे आगे, तो इन पे आपको ध्यान रखना है कि अंडरलाइन द कीवर्ड्स व्हेन यू आर रीडिंग। और साथ में मैंने आपको स्कैनिंग और स्किमिंग टेक्निक तो ऑलरेडी बता रखी है ना, उनको आप अप्लाई करो। साथ में जो आंसर्स हैं, इसमें हमेशा जो क्या ध्यान रखना है, जो पैसेज के अंदर लिखा होता है उसी में से आंसर निकलता है। आप लोग अपना अंदाजा नहीं लगा सकते, उसमें जो डिटेल पैसेज में है उसी में से आंसर निकालना है, तो तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल ही नहीं है। बस थिंग इज यू हैव टू लोकेट वेयर द आंसर इज, आपको वहाँ पे देखना है कि आंसर कहाँ छिपा हुआ है। उसके लिए आपको बहुत आराम से, बहुत बिल्कुल बिना किसी इंटरफेरेंस के सोचे बिना, कुछ और दिमाग में रखे बिना, आप उसको बिल्कुल साउंड रीडिंग करो, बड़े कामली उसको रीड करो। उसमें पैराग्राफ का मीनिंग निकालो, नॉट जस्ट द वर्ड, लेकिन पैराग्राफ का मीनिंग निकालो। उसके अंदर आता है भैया डोंट यूज आउटसाइड नॉलेज, ठीक है। चूज आंसर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट नॉट अजम्पशंस, मतलब अपने धारणा के ऊपर मत बनाना, जो इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती आप उसको भी ऐड कर देते हो, तो इस चीज़ के बारे ज़रा सावधान रहना, ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे लगातार, मॉक टेस्ट में इसकी पूरी पूरी प्रैक्टिस आपको दी जाती है। फिर आता है क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, लगभग उसका सेम ही आपके पास काम बनता है। इसके अंदर आपके पास ये टेस्ट क्या करता है, आपका लॉजिकल फ्लो, ग्रामर और विकैबुलरी। मतलब क्लोज टेस्ट में जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ब्लैंक्स के बीच में, तो उसमें आपके पास ज़्यादा ग्रामर होता है या फिर वर्ड मीनिंग होता है, और नॉर्मल वाले होते हैं। ग्रामर ज़्यादा होती है, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन पर खास ध्यान देना। स्ट्रैटेजी ये है आपके पास कि आइडेंटिफाई करो टेंस का, कनेक्टर्स वही कंजंक्शंस की मैंने बात बताई, टोन पढ़ो उसके अंदर वो किस वे में लिखा गया है, कौन से वर्ड्स उसमें ज़्यादा सूटेबल होंगे। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कमिंग डेज में ऑनलाइन भी करवाऊंगा, फिर से आकर के यूट्यूब पे। आपको पता है कि हर बारी केचीएस आपके लिए क्रैश कोर्सेज भी लेकर के आता है फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, उनमें भी मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ में आपके पास पैसेज को आप रीड करो पूरा, उसके अंदर जो ऑप्शन दिए उसको रीड करो, उनके मीनिंग को पहले समझो, और फिर एक ही बारी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है और स्किप कर देना है इफ समथिंग इज अनक्लियर, ठीक है। कोई एक उसमें मीनिंग नहीं आ रहा है तो अगले 3 मीनिंग अटेम्प्ट करो। अब तुम एक के पीछे लग जाओगे और बाकी भी छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उतने करो जो आप कर पा रहे हो, गेस वर्क अपने अवॉइड करना है, ठीक है। गेसिंग मल्टीपल ऑप्शंस वो चीज़ ना करके आपके दिमाग में एक सिंगल आंसर आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस विल गिव यू दैट पार्ट, ठीक है। प्रिसिशन विल कम विद प्रैक्टिस इन दिस केस। देन और जो चीज़ें आती हैं सर, वीकली प्लानर क्या होगा, ठीक है। आप देखो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में 120 दिन करीब रह गए, मैंने आपको बोला उससे भी कम ही रह गए। अगर देखा जाए छुट्टी वुट्टियाँ निकाल दें और अभी त्यौहार वगैरह आ जाएंगे, उनको अगर हटा दें, तो आपके पास डेली के हिसाब से मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूँ, ये अब आपको फॉलो करना है। 1 से 1.5 घंटा 60 to 90 मिनट्स आपको रोज देने पड़ेंगे बच्चों, 60 to 90 मिनट्स आपको रोज देने पड़ेंगे। इसमें आप 45 मिनट्स दो वोकैबुलरी को, 30 मिनट लगाओ ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस के लिए और उसकी याद करने में। पहले लिख करके याद किया, फिर उसकी प्रैक्टिस करी, और फिर उसके बाद 15 मिनट के अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने अपना अटेम्प्ट कर लिया। अब हर रोज आपने एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है प्रीवियस ईयर का, कि सपोज आपने एक दिन स्पॉटिंग कर लिए तो अगले दिन आप फिलर्स कर रहे हो, तीसरे दिन आप उसकी वोकैबुलरी कर रहे हो, ऐसे करके डिवाइड करके चलो, ठीक है। उसके बाद हर वीक में 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, और उसमें अपनी जो एरर्स आपने करी उसको एनालाइज करना है कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, और जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और वो समझ नहीं आ रही ना वो लॉजिक्स, तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में सब जगह पे इंग्लिश को तो मैं ही देख रहा हूँ आपकी अभी फिलहाल, तो आपको मेरे साथ में उसको डिस्कस करना है, ठीक है। ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, तो वीकली अपना एक प्लानर बनाओ, उस वीकली प्लानर के हिसाब से अपनी स्टडी को डिजाइन करो कि कौन से सब्जेक्ट्स कमजोर हैं, इंग्लिश के अंदर कौन सा लेसन कमजोर है, उसको अपनी प्रायोरिटी पर रखो, उसको प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। आगे पोर्शन पे देखो बच्चों, फिर अगला जो पोर्शन आता है आपके पास कि भैया एग्जामिनर हमसे क्या देखना चाहते हैं, एग्जामिनर हमें क्या देखता है। एग्जामिनर आप में नहीं देखता कि आपको इंग्लिश आती है। अब आपको सर ये क्या बात हुई जी स्टूडेंट्स, एग्जामिनर ये नहीं देखता आपको इंग्लिश आती है, एग्जामिनर ये देखता है कि आप क्या इंग्लिश को सोच समझ करके करते हो, क्या अपना डिसीजन आप सोच समझ के लेते हो। ये है ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है ना। ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो होती है वो होता है डिसीजन मेकिंग विद डिसिप्लिन। एग्जामिनर इंग्लिश का पेपर देख करके ये देख रहा है कि आप क्या अपने डिसीजन लेने के लायक हो, क्या आप डिसीजन लेते हो, आप उसको सोच समझ करके लेते हो। तो एग्जामिनर को यहाँ पे दिखाओ कि हाँ भाई जो डिसीजन लेता हूँ मैं सोच करके लेता हूँ। यहाँ पे ऑफिसर बनने के लिए ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कि अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है तो आप ऑफिसर बनने के फिर लायक नहीं होते हो। लेकिन आप में क्या, अगर आपने पेपर को डिसीजन लेकर किया है तो क्या नहीं मारे हैं, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूरी होती है, ठीक है। तो याद ध्यान रखना, यहाँ पे कोई आपके पास कोई बहुत रेयर वर्ड मीनिंग नहीं करेगा, कोई बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ना कोई लिटरेचर पूछ रहा है, तो तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन बस डर जाते हो क्योंकि तुमने तैयारी नहीं करी होती है या प्रैक्टिस की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पेपर में बेसिक ग्रामर, कॉमन सेंस और क्लैरिटी
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ अगर आपके पास आ गई तो आपकी बिल्कुल स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी और अपना आप रिटर्न पेपर अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, देन उसके बाद में अगला मैं कहूँगा कि भाई इमोशंस पे ज़्यादा पेपर मत करना, और हाँ एक टाइम मैनेजमेंट होता है। आपको अभी से मॉक टेस्ट जो आपको दिए जा रहे हैं केजेस के द्वारा, ये जो मैं क्लास टेस्ट करवाता हूँ, वीकली टेस्ट आप करते हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अपना आप हो जाता है जब आप रिस्क बेयरिंग नहीं करोगे, जब आप तुक्के लगाओगे नहीं, क्योंकि आप अभी क्या करते हो, एक क्वेश्चन में सोचने में इतना समय लगा देते हो कि उस वजह से बाकी के 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, और वो जो एक क्वेश्चन में आप सोचने में बहुत समय लगा रहे हो वो तुक्के में लगा रहे हो, क्योंकि अगर आपको आता होता तो पहली बारी में आंसर आ जाता। चलो आपने उसको थोड़ा सा रीड करा, आपको फिर भी नहीं आया, तो किसी भी क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट से ज़्यादा मत देना। अगर वो 1-2 मिनट में आपको नहीं आया तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब वो आपको नहीं आता है, वो आपको नेगेटिव मार्किंग दिलाएगा। ठीक है, यू विल लूज योर प्रिसिजन, गेस वर्क विल हार्म यू। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके पास कि नेगेटिव मार्किंग से बचो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ दो, ये ध्यान रखना है। 30 एक्यूरेट अटेम्प्ट्स, ये 35 एक्यूरेट अटेम्प्ट्स ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, ज़्यादा सही हैं एज कम्पेयर टू 40 कह सकते हैं अटेम्प्ट्स विच आर रिस्की, है ना, ऐसे लगा करके। जिससे मैंने लेक्चर शुरू करा था आज का, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 40-50 तुम वहाँ पे लगा करके आ गए सिर्फ तुक्केबाजी में, और उसमें बाद में चला कि नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल रखना अपने पेन पे, और कंट्रोल रखना अपने मन पे, अपने इमोशंस पे। कॉमन सेंस होना चाहिए पेपर में। इट शुड नॉट बी अ रेस कि मेरे को मैक्सिमम लगाने हैं। मैक्सिमम तो हर कोई लगा के आएगा, उन मैक्सिमम में कितने करेक्ट हैं ये ज़्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, देन आगे देखें बच्चों और जो चीज़ें हैं इसके लिए। अब केजीएस आपके लिए क्या कर सकता था, केजीएस में हम लोग टीचर्स आपके लिए लगातार हेल्प करते हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आकर के पढ़ाते हैं। साथ में आपको पता है कि लक्ष्य टेस्ट सीरीज ये ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में, इसकी प्राइस 299 रुपीज़ है, इसमें आपको 28 टेस्ट मिल रहे हैं। सिमिलरली आपके पास ऑफलाइन मोड में पटना में, ठीक है, यहाँ पे पास हमारे पास पटना में जो हमारा हेड ऑफिस है आपको पता ही है, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है, साथ में 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी आपकी ये। उसके बाद में फिर ये टेस्ट सीरीज आपको देहरादून में मिल जाएगी। उसके अलावा पटना के अलावा, देहरादून के अलावा ये प्रयागराज में है आपके पास हमारा आउटलेट, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ में आपके पास ये ऑफलाइन देने के लिए दिल्ली में करोल बाग जो है हमारे एसएसबी ट्रेनिंग भी कराई जाती है, उस वाले सेल पर भी आप अपना ऑफलाइन मोड में जाकर के पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सबने बता दी हैं, हमने लगातार आपको बता दिया था कि इस सीरीज को लेने का फायदा ही मिलेगा। जो स्ट्रैटेजी अभी आपको मैंने बताई है, जो मैंने आपको अभी बताया कि गैस वर्क नहीं होना चाहिए, यू हैव टू फाइंड प्रिसिजन, प्रिसिजन विल डोमिनेट, गैस वर्क विल अगेन लीव हाउस, है ना, वो अपना चला जाएगा वहाँ से। वो मतलब आपको प्रिसिजन लाना पड़ेगा, तो लाना कैसे पड़ेगा, विद प्रैक्टिस लाने पड़ेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट सब्सक्राइब करने के लिए बारकोड्स भी यहाँ मेंशन है, आप इन बारकोड्स को स्कैन करके सीधा हमारी एप्लीकेशन से टेस्ट को परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन मोड के टेस्ट स्टार्ट होंगे 2 फरवरी से, ऑनलाइन मोड के स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास अपनी जनवरी में 4 जनवरी से। ठीक है, तो ज़्यादा दिन तो अब नहीं रह गए हैं, 4 जनवरी को पहला ऑनलाइन टेस्ट लग जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी फर्निश कर चुका हूँ इसके बारे में, हमारी पूरी टीम आपको लगातार इस बारे में बहुत कुछ बता चुकी है। अभी इवन आर्या मैम आपको बताने वाली है एनडीसीडीएस की और कुछ फीचर्स के बारे में, उनकी भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली हम डिटेल्स आपको फर्निश कर रहे हैं। सीरीज हमारी रिसर्च टीम ने इसलिए बनाई है ताकि जो बच्चा इस समय तुक्के मार रहा है या फिर वो गेस वर्क कर रहा है या पेपर का पैटर्न नहीं समझ पा रहा है, उसको एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग मिल जाए, एग्जाम से पहले एग्जाम वाली तैयारी मिल जाए। ठीक है, तो यही बेनिफिट है इस मॉक टेस्ट सीरीज का, और ये सब टेस्टेड मॉक टेस्ट सीरीज है बेटा। तो आई होप कि आज का जो मेरा आपके पास एक छोटा सा मैंने आपसे समय लिया लगभग 20 से 30 मिनट का, इसमें मैं आपको गाइड कर पाया हूँ कि पेपर में किस हिस्से को अब समय है ज़्यादा देने का, जिसमें आपके पास एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड आपके पास साथ में कुछ ऐसे ग्रामर के पोर्शन, कुछ विकैबुलरी का पोर्शन, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और भी किसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपके हों तो वी आर ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस, आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। अगली वीडियो उस क्वेश्चन पे आ जाएगी, क्योंकि आज भी जो मैंने आपके पास ये लेक्चर लेके आया हूँ ये आपकी फीडबैक्स पे था कि सर हमें ये भी पूछना है, हमें ये क्वेश्चन था मन में, कैसे इसका हमें अटेम्प्ट करना है, तो इसी आधार पर मैंने आपकी वीडियो आज के लेके आया हूँ। सिमिलरली आपके और कमेंट्स पे ये वीडियो आगे और बनती रहेंगी, आप मुझे बताते रहिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा, और इसमें अमल जरूर करिएगा। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं इंग्लिश के संबंधित, यू हैव टू अप्लाई दोज, ऑल दोज चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा इन योर पेपर, इंप्लीमेंट देम इन योर प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, एवरीथिंग आपको वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।